हिंदी में बेस्ट सेलर की परंपरा स्थापित करवाने में जिन युवा लेखकों का हाथ रहा है, दिव्य प्रकाश दुबे जी भी उनमें से एक हैं। आज हम लोग दिव्य प्रकाश दुबे जी के चौथे उपन्यास अक्टूबर जंक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस उपन्यास में। नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टोरी टेलर अनु में। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स, कुछ इंटरेस्टिंग नॉवेल्स को आपसे रूबरू कराने की और कुछ ऐसे राइटर्स को भी आपसे रूबरू करवाने की जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस उपन्यास अक्टूबर जंक्शन। अक्टूबर जंक्शन दिव्य प्रकाश दुबे जी का चौथा उपन्यास है। वास्तव में प्रेम क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है और हम सब इसे अपने अपने तरह से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास दिव्य प्रकाश दुबे जी ने भी अपने इस उपन्यास अक्टूबर जंक्शन में किया है। ये किताब 2017 से दैनिक जागरण की बेस्ट सेलर में शामिल है। इसका कारण है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इसमें प्रेम कथा के साथ साथ जीवन का फलसफा व बहुत सारा दर्शन भी है। हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो हम जीते हैं और दूसरी वो जो हम जीना चाहते हैं। ये कहानी उसी दूसरी जिंदगी की कहानी है। अक्टूबर जंक्शन एक ऐसा उपन्यास है जो सुदीप यादव और चित्रा पाठक की अनोखी प्रेम कहानी के साथ रिश्तों को, जिंदगी के फलसफे को और सच व स्वप्न के बीच के खाली जगह समझाने की और उसकी व्याख्या करने की भी कोशिश करता है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें एक सैड ट्यून हमेशा लगातार पीछे बजती रहती है। कहानी के तेज प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हुए भी ऐसा लगता है मानो कुछ पीछे छूटा जा रहा है, जिसे थामना है, पकड़ कर रखना है, पर यह संभव नहीं हो पाता, ना ही इस कहानी में और ना ही प्रेम में और ना ही इस जीवन में। कहानी की नायक सुदीप और चित्रा की पहली मुलाकात बनारस के 80 घाट में होती है। बनारस एक ऐसा शहर जो सच और सपने के बीच में बसता है। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। सुदीप और चित्रा भी यहाँ कुछ ऐसी ही वजह से आए हुए हैं। सुदीप यादव केवल 12वीं पास है, उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन लक्ष्मी उसकी उंगलियों पर खेलती है। वो बहुत ही कम उम्र में करोड़पति बन गया था। आज बुक माई ट्रिप की कंपनी का मालिक भी है। पेज 3 सेलिब्रिटी है। उसके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। आए दिन अखबार में उसकी खबरें छपती रहती हैं। लेकिन आज वो बनारस आया है ताकि शांत दिमाग से अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण फैसला ले सके। ये फैसला है अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेचने का। इस पैसे से वो अपनी कंपनी को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकेगा, परंतु उसका मालिकाना हक थोड़ा सा घटेगा। अपने सपने को किसी दूसरे के हाथों में सौंप देना एक कठिन निर्णय है। एक तरफ जहां वो असमंजस में है, वहीं काम का अतिरिक्त दबाव उसके जीवन में उसके खुद के लिए जीने वाले समय को चुरा रहा है। सपने के साथ आगे और आगे भागते हुए भी उसे कुछ विरक्ति हो रही है। वो हर जगह पहचान लिए जाने से ऊब चुका है। क्या यही जीवन है? क्या बस यही उसका सपना था? वो अभी सिर्फ 25 साल का है, पर वो 35 साल में रिटायरमेंट लेना चाहता है। दौड़ भाग से थक कर सुस्ताना चाहता है। अपनी जिंदगी थोड़ा अपने लिए भी बिताना चाहता है। दूसरी तरफ चित्रा पाठक एक लेखिका है। उम्र 26 से 27 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व ही उसका तलाक हो गया था। वो एक उपन्यास लिख रही है। उसका सपना है इस उपन्यास को लिखकर नाम, शोहरत और बहुत से पैसे कमाना। वो पेज 3 सेलिब्रिटी बनना चाहती है। वो इतना ऊंचा उठना चाहती है कि कोई उसे इग्नोर ना कर सके। कभी कहानी साथ छोड़ देती है तो कभी पात्र मुकर जाते हैं। उसे लगता है वो शायद इसे पूरा नहीं कर पाएगी। एक अजीब सी निराशा उसे घेरे हुई है। उसकी आंखों में सपने हैं, आशाएं हैं और शायद निराशाएं भी हैं। इस उपन्यास में एक का सपना उसके गले का फंदा सा बन उसे खींच रहा है और दूसरी पसीने से लथपथ होते हुए भी अपने सपने की डोर छोड़ना नहीं चाहती। ये विरोधाभास ही तो है कि सुदीप को आसमान से जमीन बेहद सुकून भरी दिखाई देती है, तो चित्रा को जमीन से आसमान बेहद उम्मीदों भरा। पर यह कहानी अपोजिट अट्रैक्ट्स की भी नहीं है और ना ही पहली नजर का कोई प्यार है। खास बात यह है कि अलग अलग स्थिति में होते हुए भी दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझ पाते हैं। दोनों को बस एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है और लगता है कि यही वो जगह है जहां वे अपने मन को खाली कर सकते हैं। अपने मन के टनों बोझ का खाली हो जाना एक ऐसा अनुभव है जिसे वो दोहराना तो चाहते हैं, पर उस स्पेस को भी बनाए रखना चाहते हैं ताकि ये सुकून का एहसास हमेशा बना रहे।
इसलिए पहली बार 10 अक्टूबर 2010 यानी 10-10-10 को मिलने के बाद से वे अगली बार 10 अक्टूबर 2011 को मिलने का वादा कर अपने अपने रास्ते अपनी अपनी जिंदगियों में डूब जाते हैं। ये वाद महज जुबानी नहीं है, इसके लिए हर बार वो जापानी लेखक मुराकामी की किताब पर अगली तारीख लिखते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे को कॉल भी नहीं करते, लेकिन अगली 10 को वो फिर से मिलते हैं, फिर अगली 10 को और फिर अगली 10 को। 2010 से लेकर 2020 के दरमियान हर 10 अक्टूबर को मिलकर वो महज 20 दिन ही साथ रहते हैं। पर ये छोटा सा साथ उनके जीवन के 364 दिनों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। वो समझते हैं इस 364 दिन के इंतजार और उस मिलने की अहमियत को, इसलिए हर बार मिलते हैं और हर बार मिलने का वादा करते हैं। ये किरदार सच और सपनों के बीच की छोटी सी खाली जगह में मिले थे। बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी भरी हम जिंदगी को छू पाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को भी छू पाता है जिसे कागज पर उतारने के लिए वो सालों साल बेचैन रहता है। आज माना जाता है कि प्यार को बने रहने के लिए स्पेस बहुत जरूरी है, पर क्या इतनी ज्यादा? दोनों की देह की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास अपने अपने साथी भी हैं, फिर भी दोनों के बीच में प्यार है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन कहानी की लय के साथ ये गंगा की तरह बहता है। प्रेम में शरीर के ऊपर मन, मन के ऊपर आत्मा। If you are not together for real reasons like kids, security and emotional support, then we should be together for unreal reasons like happiness, good company and comfort. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस कहानी में जीवन दर्शन समाया हुआ है और वो इस कदर खूबसूरती से समाया है कि आप खुद ही उसके मुरीद हो जाएंगे। इसमें एक दर्शन गंगा नदी के साथ भी है। डूबते हुए पानी को थोड़ी देर तक लगातार देखो तो वो रुका हुआ सा लगने लगता है और पलक झपकते ही फिर चल पड़ता है। यही तो जीवन है, सतत जीवन। गंगा जीवन का बहता हुआ दर्शन है और इस कहानी में जीवन दर्शन की व्याख्या करने में गंगा जी को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। दोनों बार नाव में, जब उनकी नाव में सुदीप और चित्रा के साथ एक फकीर बाबा कबीर भी बैठा हुआ है। कबीर और फकीर की संस्कृति अभी भी बनारस के घाटों में जिंदा है। कबीर नाव में यही गीत गाता है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सुदीप गीत के बोलों में गहनता से उतर जाता है। सुदीप के सवालों पर बाबा के उत्तर को आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं। बाबा ने बस मुट्ठी भर रेत हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। रेत को देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि कौन सी रेत हवा में उड़कर रेत में मिली थी। ऐसे ही हर एक आदमी एक दिन रेत हो जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बात करेंगे। दूसरी बार बाबा के कहने पर वो तीनों मणिकर्णिका घाट की तरफ नाव से शहर पर जाते हैं। बनारस का मणिकर्णिका घाट जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। विदेशी सैलानी जिसे देखने भी आते हैं। वहां का गाइड अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में समझा रहा था, इन इंडिया दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इस उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इतनी थकाने वाली होती है कि ज्यादातर लोगों के आंसू भी थक कर सूख जाते हैं। एक के बाद एक लाशें लाई जा रही थी। सामने दीवार पर लिखा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। इस उपन्यास के प्रारंभ और अंत की बात करें तो कहानी जहां से शुरू होती है वहीं खत्म भी हो जाती है। कहानी शुरू होती है सुविख्यात लेखिका चित्रा पाठक के एक कार्यक्रम से। चित्रा पाठक देश की जानी मानी लेखिका बन चुकी हैं। उनकी किताबें लाखों में बिकती हैं और हर हफ्ते कई अखबारों में कॉलम लिखती हैं। उनके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है। चित्रा तमाम लिट फेस्ट समारोह, मीडिया के कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। क्या वो खुश हैं? यानी वो सब जो उसे चाहिए था वो आज उसके पास है। एक खास बात का जिक्र करना चाहूंगी कि चित्रा की किताबें बिक रही हैं, पर उसके साथ ही सुरभि पराशर की किताबें भी उतनी ही बिक रही हैं। सुरभि पराशर, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पर उसकी किताबें भी बिक रही हैं। बिना प्रचार के सुरभि की किताबें बिक रही हैं। कौन है ये सुरभि पराशर? इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है। अंत में वहीं पर आकर कई राजों से पर्दा उठाती है और कई बातों पर पर्दा पड़े रहने देना चाहती है। जैसे कि कहानी का अंत लेखक ने पाठक के ऊपर छोड़ दिया है। कहानी हमेशा निश्चित अंत लिए हुए हो ये जरूरी नहीं है। जीवन में कुछ भी हो सकता है। हर कहानी में कई अंत लेने की संभावना होती है, तो ये बोझ सिर्फ एक लेखक ही क्यों उठाए। इस उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें चित्रा व सुदीप अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और लेखक ने हर जगह में पाठकों का परिचय कराने की कोशिश की है। बनारस तो जैसे लेखक की आत्मा में बसा है
और वो वैसे का वैसे ही पाठक की आत्मा में उतर जाता है। चित्रा के द्वारा लेखन के क्षेत्र में हुआ शोषण भी दिखाया गया है। चित्रा के पास पैसे की कमी है, इसलिए वह पहले घोस्ट राइटिंग करती है। ऐसी वो एक प्रसिद्ध लेखिका के लिए करती है। उसके द्वारा लिखा गया उपन्यास पसंद किया जा रहा है, पर उस पर उसका नाम नहीं है। लेखन के क्षेत्र की चमक धमक के पीछे का ये काला सच भयभीत करता है। पैसों के लिए प्रतिभाशाली लोगों का शोषण बहुत दुखी करता है। सुदीप की जिंदगी अपने आप में एक दर्शन है। ये बिजनेस वर्ल्ड की उठापटक पल में ऊपर और पल में नीचे की बारीकी से ज्ञान कराता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर किस तरह सुदीप को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल देते हैं। ये तथाकथित बिजनेस वर्ल्ड में व्याप्त स्ट्रेस, असुरक्षा की भावना और चालाकियों से रूबरू कराता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, न दोस्त न प्रेमिका। अगर आप सिर्फ एक रोमांटिक एंगल से एक प्रेम कहानी ढूंढ रहे हैं तो आपकी निराश होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ प्रेम का जो दार्शनिक अंदाज है उसे सब पसंद ही करें ये जरूरी नहीं। लेकिन मुझे ये उपन्यास काफी ज्यादा पसंद आया। दिव्य प्रकाश दुबे जी का ये उपन्यास अक्टूबर जंक्शन वाकई एक अनोखी प्रेम कहानी है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। आपको जिंदगी का जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और एक लव स्टोरी जो लव स्टोरी ना होती हुई भी एक लव स्टोरी रही है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी राइटिंग की है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। मैंने सोचा था कि मैं इसे 2 या 3 सिटिंग में पढ़ूंगी, बट ये किताब इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने इसे एक ही सिटिंग में पढ़ लिया। 150 पेजेस की ये बुक है। हिंदी युग ने इसे प्रकाशित किया था और शायद 150 रुपए की है ये। तो आप जाइए, इसे खरीदिए और जल्दी से बस पढ़ डालिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। सो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।